और यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी का ऐलान हो सकता है। आज कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नए डीजीपी की तैनाती तक इस काम को देखेंगे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। नए डीजीपी की तैनाती के लिए यूपीएससी को पैनल एक भेजा जाएगा नामों का, और फिर उसमें से यूपीएससी जो है वो अपनी स्वीकृति देगा और फिर नए डीजीपी के नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन तब तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार डीजीपी का कार्यभार देखेंगे। आज कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान रिटायर। नए डीजीपी की तैनाती तक काम देखेंगे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। पैनल यूपीएससी को भेजा जाएगा नामों का सरकार की ओर से, और उसमें फिर चुनाव होगा, उसमें स्वीकृति दी जाएगी किसी एक नाम को, और फिर डीजीपी की नियुक्ति का ऐलान होगा। लेकिन तब तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जिन्हें आप देख रहे हैं वो कार्यभार संभालेंगे उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख का। देखिए जो नाम रेस में चल रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। मुकुल गोयल, आनंद कुमार, विजय कुमार और आशीष गुप्ता, ये अलग अलग आईपीएस ऑफिसर, अलग अलग बैचेस के। मुकुल गोयल 1987 बैच के, 1988 बैच के आनंद कुमार, इसके अलावा रेणुका मिश्रा 1990 बैच के अधिकारी बीके मौर्य, और एसएन सावत, ये वो आईपीएस अधिकारी हैं जो माना जा रहा है कि नए डीजीपी हो सकते हैं। इन्हीं में से कोई एक नया डीजीपी हो सकता है। खबर कानपुर से है। वन विभाग का कारनामा सामने आया है। वहां बिना टेंडर प्रक्रिया के ब्रिक गार्ड बना दिए गए। बिल्हौर तहसील में 100 से ज्यादा ब्रिक गार्ड्स का निर्माण किया गया। सवालों में है वन विभाग की टेंडर प्रक्रिया। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का भी आरोप है। मामले में कुछ भी कहने से बच रही हैं डीएफओ श्रद्धा यादव। कानपुर से खबर है। ब्रिक गार्ड का निर्माण किया गया बिल्हौर तहसील में, और वो भी 100 से ज्यादा। बिना टेंडर प्रक्रिया के ब्रिक गार्ड का निर्माण हो गया। कैसे बने ये ब्रिक गार्ड? बिल्हौर तहसील में ये बने हैं, 100 से ज्यादा इनकी संख्या है, बिना टेंडर के बनाए गए हैं, और ब्रिक गार्ड का निर्माण हुआ है, और निर्माण में घटिया सामग्री का भी इस्तेमाल किया गया है। आइए वन विभाग में भ्रष्टाचार के इस खेल के बारे में आपको और थोड़ा विस्तार से बताते हैं। बिना टेंडर और वर्क ऑर्डर के ये ब्रिक गार्ड बनाए गए। बिल्हौर तहसील में 100 से ज्यादा ब्रिक गार्ड्स का निर्माण किया गया। वन विभाग की जमीन पर हो रहे काम की अधिकारियों को जानकारी ही नहीं है। 22 मार्च को ब्रिक गार्ड का यह निर्माण का काम शुरू हुआ। पौधे रोपण के लिए ब्रिक गार्ड का निर्माण किया गया। 6177 ब्रिक गार्ड्स बनाए जा रहे थे, और 100 से ज्यादा का निर्माण हुआ, बिना टेंडर की प्रक्रिया के हुआ। यह है भ्रष्टाचार का खेल। तो ब्रिक गार्ड बन गए, अधिकारी सोए रहे। कैसे? पूरी टेंडर की प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। ब्रिक गार्ड का निर्माण कौन कर रहा है? वन विभाग को इसकी जानकारी नहीं है। डीएफओ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर कानपुर श्रद्धा यादव को इस मामले की जानकारी ही नहीं है। कुछ भी कहने से बच रही है डीएफओ श्रद्धा यादव। ब्रिक गार्ड निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का भी आरोप है। 20 मार्च को क्षेत्रीय वन अधिकारी अनुज सक्सेना ने मौके का निरीक्षण किया, और क्षेत्रीय वन अधिकारी ने इसके निर्माण पर रोक लगा दी। यह है सारा घटनाक्रम, और यह है चुप्पी डीएफओ श्रद्धा यादव। अब कानपुर के वन विभाग में भ्रष्टाचार के खेल की जो अलग अलग तस्वीरें हमें मिली हैं, वो हमने इस वक्त आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। हरियाली को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक गार्ड का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक टेंडर ही नहीं खुला है। तो 100 से ज्यादा ब्रिक गार्ड्स कैसे और किसने बना दिए? वन विभाग को इस बात की जानकारी ही नहीं है। इतना ही नहीं, जो ब्रिक गार्ड बनाए गए हैं उनमें घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का आरोप भी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, निर्माण सामग्री कैसे उखड़ रही है। अब सवाल यह है कि वन विभाग का अदृश्य ठेकेदार आखिर है कौन, जो ब्रिक गार्ड का निर्माण करवा रहा है? वन विभाग को इस बात का पता ही नहीं है। ब्रिक गार्ड बनाए गए हैं, लेकिन पेड़ ही नहीं है उसमें, और तस्वीरें आप देख रहे हैं। यह है सारा खेल वन विभाग के भीतर का। किसने बनाए पता नहीं। डीएफओ श्रद्धा यादव कुछ कहने को तैयार नहीं। उस ब्रिक गार्ड के भीतर कोई पेड़ नहीं, और तो और उस ब्रिक गार्ड के निर्माण में घटिया सामग्री का भी इस्तेमाल किया गया है।
और जब वन क्षेत्र अधिकारी पहुंचे तो ये बात निकलकर सामने आई। 100 से ज्यादा ब्रिक गार्ड किसने बनाए, इस बात की जानकारी ग्राम प्रधान को भी नहीं है। इस मामले के बाद ग्राम प्रधान से लेकर स्थानीय निवासी तक सब हैरान है कि आखिर ये ब्रिक गार्ड बनाए किसने हैं। और इतना ही नहीं, ब्रिक गार्ड के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल के भी आरोप लग रहे हैं। हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट देखिए। पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखने के लिए तमाम सरकारी योजनाएं चलती हैं। पेड़ों के संरक्षण के लिए इस तरह के ट्री गार्ड बनाए जाते हैं। ये ट्री गार्ड होते हैं, बीच में पौधा होता है और किसी जानवर से इनकी देखरेख के लिए, जानवर पौधे को खा ना ले, देखरेख के लिए इस तरीके से ट्री गार्ड बनाए जाते हैं। हम जहां मौजूद हैं वो बिल्हौर तहसील, कानपुर का बिल्हौर तहसील का के ककवन ब्लॉक का मनावा गांव है और ये ट्री गार्ड चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि कहा जा रहा है कि बिना टेंडर के पास किए किसी ठेकेदार ने इसे बनाना शुरू कर दिया। गार्ड बन रहा है, पेड़ों की सुरक्षा होगी। सुरक्षा होगी वो ठीक बात है, लेकिन जानकारी तो उच्च प्रबंधन को, उच्च अधिकारियों को होनी चाहिए, जो इसकी मर्जी। जैसे हमारी ग्राम पंचायत में बिना मर्जी के आप बनाने लोगोगे। हमसे आप लोगों ने किसी से पूछताछ की, किस विभाग ने बनाया? नहीं, हम लोगों ने किसी से पूछताछ नहीं। और ऐसे ही यहाँ पर राम भरोसे काम हो रहा है। ये मसाला यहाँ पर देखिए, इस तरीके से बस ईंट रख दी गई है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से आप मसाले को ऐसे निकाल सकते हैं और देखिए एक उंगली से निकल आया ये मसाला है और ये सरकारी धन का दुरुपयोग है। इसको यहीं डाल देते हैं। पौधा यहाँ कोई नहीं है, ऑर्डर किसी को नहीं मिला है, लेकिन उससे पहले ही ट्री गार्ड बन के तैयार है। बेहद घटिया क्वालिटी के हैं, ईंटें टूट रही हैं, मसाला अलग से है और सबसे चौंकाने वाली बात कि ट्री की सुरक्षा के लिए, जो पेड़ की पौधे की जो सुरक्षा के लिए गार्ड बनाए गए हैं, वहाँ पौधे ही नहीं हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। प्रकरण आपने देखा इस रिपोर्ट में। इस मामले में डीएफओ श्रद्धा यादव भी गोल बोल जवाब देती दिखाई दे रही हैं। इसके बाद से उनकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। हालांकि उनका कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है, लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और कौन निर्माण करवा रहा है, इस बात का खुलासा नहीं हुआ। टेंडर प्रोसेस में है, कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि अब फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे है, तो इतने दिनों में तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो फिलहाल किसी को अलॉट नहीं किया गया, ऐसा मेरी भी जानकारी में आया हुआ है और क्षेत्रीय वनाधिकारी को कहा गया है। क्षेत्रीय वनाधिकारी जो भी अपना रिपोर्ट देंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। आपने बयान देखा डीएफओ श्रद्धा यादव का, उनका जवाब आपने देखा, लेकिन अब तक क्या क्या हुआ है आइए आपको बताते हैं। 20 मार्च का बिल्हौर तहसील में ब्रिक गार्ड का निर्माण शुरू हुआ, 20 मार्च की तारीख को, और 22 मार्च को निर्माण कार्य पर रोक लग गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी अनुज सक्सेना ने इस पर रोक लगा दी। 100 से ज्यादा तब तक ब्रिक गार्ड बन गए थे। अब ब्रिक गार्ड किसने बनाए ये अभी तक खुल के सामने ही नहीं आया है। यह है अब तक का घटनाक्रम। टेंडर पास हुआ नहीं, किसने बनाया पता नहीं, ग्राम प्रधान को इसकी जानकारी नहीं। और बीजेपी एमएलसी अरुण पाठक जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पाठक साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। ये प्रकरण क्या आपकी जानकारी में है जिसमें 100 ब्रिक गार्ड्स का निर्माण किया गया है बिल्हौर तहसील में, कानपुर में, और इसका टेंडर भी पास नहीं हुआ है और घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया है? हाँ, मेरी जानकारी में मैं सबसे पहले एबीपी गंगा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने अच्छे मुद्दे को उन्होंने उठाया है और जो कुछ अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं उसको सामने लाए। सबसे पहले मैं एबीपी गंगा के दर्शकों को भी बधाई देना चाहता हूँ, आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। मेरे जो संज्ञान में आया है वहाँ पर लगभग 100 ऐसे ट्री गार्ड हैं जो पक्के रूप से बनने थे और वो वन विभाग की जमीन पर बने हैं जी। जो कानपुर जिले की डीएफओ महोदया हैं जी, जितने भी वन विभाग की जमीन, उसमें होने वाले किसी भी प्रकार के आतंकवाद को, किसी भी प्रकार से होने वाले अवैध कब्जे को ना हो, उसकी जिम्मेदारी उनकी बनती है। और एक नहीं, दो नहीं, 100 ट्री गार्ड बन गए और बनने के बाद उनको यदि संज्ञान नहीं, और संज्ञान लेने के बाद यदि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। और निश्चित रूप से उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, जो हमारी और मोदी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार है, उसकी आशा है अधिकारियों के साथ एक पारदर्शी शासन की व्यवस्था सुनिश्चित हो। मैं मानता हूं कि इसमें पूरी तरह जो जिस भी ठेकेदार ने ये बनाया है, जिस जमीन पर ये बनाया है, वो पूरी जमीन सरकारी थी, वन विभाग की थी। वहाँ पर होने वाले किसी भी प्रकार के निर्माण ना हो, अवैध निर्माण ना हो, और जो निर्माण हो वो अवैध रूप से हो, इसलिए वहाँ के अधिकारियों की बनती है। ये अधिकारी की मैं मानता हूँ घोर लापरवाही का नतीजा है।
इस 100 टी गार्ड बनने के बाद भी यदि ये मामला संज्ञान में नहीं आया, या आने के बाद उन्होंने कार्रवाई नहीं की है तो जी पाठक साहब, आपने शासन में इस बात की शिकायत की है? अब चूंकि मामला प्रकरण ये आपकी जानकारी में है, प्रकाश में है, तो क्या शासन से इस बात की शिकायत की? हाँ बिल्कुल, कल ही आया है और मैं पूरी शिद्दत के साथ आपको आश्वस्त करता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो शासन स्तर पर पूरी तरह से ठीक से उठाकर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम सब करेंगे। जी, निश्चित रूप से जानकारी जो है वो डीएफओ को होनी चाहिए और जिम्मेदारी भी उनकी है, लेकिन इसके अतिरिक्त आप किसको और जिम्मेदार मानते हैं पाठक साहब? नहीं, वहाँ पर क्योंकि वन विभाग की बात है, विभाग के जो भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो वहाँ के लोकल कर्मचारी हैं, उनको भी रिपोर्ट अपने अधिकारी को देनी चाहिए थी कि वन विभाग के जैसा इस प्रकार का अतिक्रमण हो रहा है, इस प्रकार की अवैध निर्माण हो रहा है जी। और दूसरे विभाग की साजिश भी दिखाई पड़ती है। शायद वो जो भी ठेकेदार होगा उसने किसी के कहने पर ये इसका निर्माण किया होगा, अपने आप स्वतः संज्ञान से नहीं किया होगा। इसकी भी एक जांच का बिंदु बनता है कि वो ठेकेदार को अपने हिरासत में लेकर ये पूछना चाहिए कि उसने ये किसके कहने पर बनाया। मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई इसके पीछे ऐसा व्यक्ति या ऐसा अधिकारी जरूर होगा जिसने उसको आश्वस्त किया होगा। निर्माण के बाद हम आपका पेमेंट या कुछ ऐसा आपको भुगतान करा पाएंगे। आप ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं पाठक साहब, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जी। बीजेपी एमएलसी अरुण पाठक कह रहे हैं कि कल ही जानकारी, ये प्रकरण उनके संज्ञान में आया है और वो पूरी शिद्दत से इसकी जांच कराने के लिए कहेंगे, शासन में बात करेंगे इसके लिए, और वो डीएफओ को जिम्मेदार बता रहे हैं। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता, जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, जो मौके पर गए, जिन्होंने इस निर्माण को दिखाया आपको और इस निर्माण का खुद जायजा भी लिया, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतीश, 20 मार्च को शुरू हुआ, 22 मार्च को रुक गया, टेंडर पास नहीं, डीएफओ को कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं, उन्होंने जांच बिठाई है, बड़ी अजीब सी बात है। बिल्कुल अजीब सी बात कही जा सकती है जब हमने डीएफओ से इस बाबत पूरी जानकारी करनी चाहिए कि इस मामले में टेंडर की प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं, किसी को वर्क ऑर्डर तो दिया गया है या नहीं। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, उन्होंने कहा कि इसका टेंडर नहीं हुआ है और किसी को वर्क ऑर्डर भी नहीं दिया गया है। इसका साफ मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ निर्माण कार्य नहीं कर सकता, लेकिन किस व्यक्ति ने वहाँ पर निर्माण कार्य कर दिया, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया, ये ना तो ग्राम के प्रधान को मालूम है और ना ही जो वन विभाग की मुखिया है डीएफओ उनको मालूम है। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वहां पर निर्माण कार्य जब हो रहा था तो उसको रुकवाया था, लेकिन किसने निर्माण किया, कितना पैसा खर्च किया और किसकी मिलीभगत थी इसमें, किस अधिकारी के इशारे पर किस ठेकेदार को ये काम करने के लिए दिया गया, ये सब रहस्य है और इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ रहा है। डीएफओ साहब की एक जो दलील है वो गले नहीं उतरती कि वो क्लोजिंग में, मार्च एंड की क्लोजिंग में व्यस्त है, उनके मामला संज्ञान में है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की है। उसके बाद जब मौका मिलेगा व्यस्तताओं के बीच के बाद तब कार्रवाई की जाएगी। ये भी दलील हजम नहीं होती और सरकार की जो मंशा है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की जो मंशा है उसके विपरीत जाती दिखती है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली योगी सरकार के लिए ये केस एक नजीर है कि अधिकारियों की संज्ञान में मामला है मिलीभगत, गफलत, घोटाले और भ्रष्टाचार का, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, व्यस्तताओं का हवाला दिया जा रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा वन विभाग का या किसी अन्य विभाग का जब खुद ही बड़ा अधिकारी कह रहा है कि मैं व्यस्त हूँ, बाद में जब टाइम मिलेगा तब इस मामले को देखा जाएगा। और टेंडर नहीं हुआ है ये भी माना जा रहा है। तो बड़ा ही ये कहा जा सकता है कि अबूझ पहेली बनी हुई है कि आखिरकार वो कौन ठेकेदार था, कहीं किसी दूसरे ग्रह से तो नहीं आया था जो इसने इतना निर्माण कर दिया। क्योंकि इसका पता लगा लेना कोई बहुत कठिन बात नहीं है। वहाँ पे काम किया गया है, मजदूरों ने काम किया होगा, कुछ लोग आए होंगे, अब उसका अगर ठेकेदार का पता नहीं चल पा रहा है तो ये वाकई बड़ी अबूझ पहेली है और ये उत्तर गले से नीचे नहीं उतर सकता। धन्यवाद आपका रतीश। ये है वो ब्रिक गार्ड्स संख्या 100, घटिया सामग्री इसमें इस्तेमाल, बिना टेंडर के इसको बना दिया गया। जानकारी नहीं कि ठेकेदार कौन है, ग्राम के प्रधान को जानकारी नहीं, गांव के प्रधान को। और अब बीजेपी एमएलसी अरुण पाठक कह रहे हैं कि वो शासन से इस बात की शिकायत करेंगे और इससे जो अधिकारी जिनका काम है जिम्मेदारी से काम करना, उनकी बातें से निकलकर सामने आ रही है कि वो किस कदर लापरवाही है उनके पार्ट पर। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, आज से यूपी के प्रमुख हाईवेज पर सफर महंगा हो जाएगा। रात 12 बजे से टोल टैक्स की दरों में 10% की बढ़ोतरी की खबर है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी टोल टैक्स महंगा हो जाएगा। ऐसे ही गाजियाबाद अलीगढ़ हाईवे पर भी टोल की दरें महंगी हो जाएंगी। पूर्वांचल और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी टोल महंगा होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई दरों की लिस्ट जारी कर दी है। 10% महंगा होने की बात सामने आई है।
हाईवेज पर आपका सफ़र थोड़ा महंगा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि टोल की दरें, टोल टैक्स की दरों में 10% की बढ़ोतरी हो जाएगी आज रात 12 बजे से। हाईवे पर सफर महंगा, इसकी पूरी लिस्ट जारी कर दी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। कहां पर कितना टोल टैक्स नया होगा उसकी पूरी लिस्ट जारी हो गई है और आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगी। मतलब आज रात 12 बजे के बाद अगर आप सफर करेंगे हाईवेज पर तो आपको 10% ज़्यादा टोल टैक्स देना होगा। यानी अगर आप पूरा टोल टैक्स 100 रुपये देते थे किसी सफ़र में तो वो 110 रुपये हो जाएगा। ये देखिए आप, पुराना रेट हम आपको बता रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पुराना रेट 155 रुपये, नया रेट 160 रुपये हल्के 4 पहिया वाहन के लिए। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कमर्शियल जो 4 पहिया वाहन है पुराना रेट 245 रुपये और नया रेट 260 रुपये। छह जो टायर वाले ट्रक और बस है पुराना रेट 520 रुपये इसी एक्सप्रेसवे पर और नया रेट है 545 रुपये। 10 टायर वाले जो बड़े ट्रक हैं, आइए अब उनके बारे में आपको बताते हैं। पुराना रेट है 565 रुपये और नया रेट है 595 रुपये। और 12 टायर्स वाले जो बड़े कमर्शियल वाहन हैं पुराना रेट उनके लिए 815 रुपये और 12 बजे के बाद आज रात को 855 रुपये उन्हें टोल टैक्स देना होगा। ट्रॉला ट्रक बहुत बड़ा ट्रक, इसका पुराना रेट है 990 रुपये और अब रात के 12 बजे के बाद टोल टैक्स लगेगा इस पर 1040 रुपये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूपी के कई जिलों में बादलों का ब्रेक फेल हो गया है। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इससे किसानों की मुसीबत बढ़ी हुई है। हम आपको यूपी की 4 तस्वीरें दिखाते हैं जो श्रावस्ती, बिजनौर, गाजियाबाद और मथुरा की हैं। ये तस्वीरें आप देखिए और देखिए कि कैसे मौसम का ब्रेक फेल हुआ है और कैसे किसानों की मुसीबत बढ़ी हुई है बादलों का ब्रेक फेल होने के बाद से। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। श्रावस्ती में आप देखिए जोरदार बारिश, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिजनौर में, श्रावस्ती अलग क्षेत्र में है, बिजनौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप यहाँ पे देखिए आंधी और बारिश का कहर। इसके अलावा गाजियाबाद जो एनसीआर का जिला है यहाँ भी आप देख लीजिए कैसे बारिश हुई है और मथुरा में भी बारिश से किसान हलकान है, परेशान है। 4 तस्वीरें। बिजनौर की बात करते हैं। बारिश से फसल को जबरदस्त नुकसान हुआ है। लगातार बारिश होने से किसानों की मुश्किलें वहां पर बढ़ी हुई है। किसानों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बड़ी खबर, फसल का नुकसान बिजनौर में लगातार बारिश से और परेशान किसानों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। स्वाभाविक है, खड़ी हुई फसल और उस पर यह बारिश का प्रहार किसानों के लिए झेलना मुश्किल, बहुत पीड़ादायी और इसीलिए प्रशासन का रुख किया, उन्होंने मदद की गुहार लगाई। बिजनौर की तस्वीरें बारिश की। लगातार बारिश से किसानों की मुश्किलें बढ़ी। आज भी बारिश का अनुमान जता रहा है मौसम विभाग कई जिलों में। बेमौसम बरसात से परेशानी। और किसानों को सिर्फ बारिश से नुकसान नहीं हुआ है बल्कि आग ने भी उन्हें परेशान कर दिया है। बिजनौर से ही खबर है। सैकड़ों बीघा गन्ने की फसल में आग लगने की खबर आ रही है बिजनौर में और आग लगने से कई बीघा गन्ना जलकर खाक हो गया है। जान जोखिम में डालकर किसानों ने आग बुझाने का प्रयास किया है। मामला है थाना बढ़ापुर के गंगाराम वाली इलाके का। ये देखिए आप, गन्ने की फसल में लगी आग आप देख रहे हैं। किसानों ने जान जोखिम में डाली, इसको बुझाने का प्रयत्न किया और उसी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। ये थाना बढ़ापुर के गंगाराम वाला इलाके का मामला है। जान जोखिम में डाली किसानों ने और तब जाकर गन्ने में लगी आग को बुझाने का प्रयत्न किया गया। कई बीघा गन्ना जलकर खाक बिजनौर में। बिजनौर की तस्वीरें। बारिश अलग परेशान कर रही है, आग ने अलग तबाही मचाई। कानपुर के बासमंडी इलाके में रेडीमेड मार्केट में जो आग लगी उस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके अपनी टिप्पणी की है। ये देखिए, अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष, उन्होंने ट्वीट किया है। कानपुर मंडी में लगी आग की घटना पर यूपी सरकार से मुआवजा देने की अखिलेश यादव ने मांग की। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है वहां पर, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। उस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। यह रहा, कानपुर की कपड़ा मंडी में लगी आग। पहले से ही नोटबंदी और जीएसटी के छापे
वो मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों के लिए आर्थिक व मानसिक रूप से एक और गहरी मार है। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार व्यापारियों को हुई हानि का तत्काल आकलन कर सच्चे मुआवजे की तुरंत घोषणा करे। दमकल की क्षमता का भी आकलन हो। ये ट्वीट अखिलेश यादव का पूरा कंटेंट आपकी स्क्रीन पर। कानपुर कपड़ा मंडी में लगी आग, छापों मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों के लिए आर्थिक और मानसिक रूप से एक और गहरी मार है। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार व्यापारियों को हुई हानि का तत्काल आकलन करे, सच्चे मुआवजे की तुरंत घोषणा करे। इससे पहले इस आग लगने की घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया। राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। घायलों को फौरन अस्पताल ले जाने के भी निर्देश थे मुख्यमंत्री की ओर से और उचित उपचार देने के भी निर्देश थे मुख्यमंत्री की ओर से। सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। रेडीमेड मार्केट में आग लगने की घटना का मुख्यमंत्री योगी ने संज्ञान लिया। तुरंत अस्पताल ले जाया जाए घायलों को, उनका उचित उपचार किया जाए, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री ने संज्ञान में आते ही इस घटना के दिए हैं। ये देखिए आप, घटना के बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भयावह अग्निकांड, रेडीमेड का मार्केट था, आसपास के टावर भी चपेट में आए आग की। और जैसे ही ये घटना मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई, उन्होंने कई निर्देश दिए अधिकारियों को ताकि नुकसान जो हुआ है उसको कैसे कम किया जाए और जो लोग घायल हुए हैं इस अग्निकांड में उन्हें कैसे उचित उपचार मिले, इस बाबत उनके महत्वपूर्ण निर्देश। और यूपी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कब आएगा बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, ये बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। कॉपियों के मूल्यांकन का काम आज पूरा हो जाएगा। आज शाम तक साफ हो जाएगा कि रिजल्ट कब आ सकता है। यूपी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त। आज कॉपीज के मूल्यांकन का जो उत्तर पत्र है उनके मूल्यांकन का काम पूरा हो जाएगा और आज शाम तक ये साफ हो जाएगा कि परिणाम कब तक आ जाएंगे, कब तक परिणाम घोषित हो जाएंगे। यूपी बोर्ड के जो परीक्षा कार्यक्रम होते हैं ये निश्चित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम, देश और दुनिया में बड़ी संख्या में परीक्षार्थी इसमें हिस्सा लेते हैं। इस परीक्षा को कराना, इसकी कॉपीज का मूल्यांकन करना और रिजल्ट घोषित करना अपने आप में एक बड़ी घटना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।